everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज का ये जो वीडियो है ये CUET का जो चैप्टर या यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन है, उस यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले में हमने बायोलॉजी डोमेन के सिलेबस को डिस्कस कर लिया, क्या पैटर्न होना है एग्जाम का, क्या नंबर मार्किंग स्कीम क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम अपने कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हम सब बचपन से इसको पढ़ते आ रहे, क्लास 8, 9, 10, 11 हर क्लास में थोड़ा ना थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है और हम सबको एक आइडिया जरूर होगा। तो हम फटाफट से एक क्विक रिवीजन की तरफ इस चैप्टर को देखेंगे और उसके बाद जब हम इस चैप्टर को देख लेंगे तो क्या क्या इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग स्लॉट्स में कितने क्वेश्चंस हैं, कितना वेटेज है। जब हमने सिलेबस डिस्कस करा तो हमने यूनिट वाइज बताया था कि हाँ कौन से यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन हमने देखा था, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट था, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने हैं। तो इसीलिए ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एकदम आराम से हम समझ लेंगे इसको, फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट CUET की, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना या ऐसे ही किसी नए ऑर्गेनिज्म को बनाना। अगर हम ह्यूमन बींग्स को लेते हैं तो हमको पता है कि रिप्रोडक्शन अगर ह्यूमन बींग्स में हो रहा है तो उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो ह्यूमन बींग्स ही होगा, मतलब वो एक बच्चा ही होगा, इंसान का ही बच्चा होगा। ऐसा तो है नहीं कि हाथी का रिप्रोडक्शन जो होता है वो उससे बिल्ली का बच्चा हो रहा है, बिल्ली से हो रहा है कुत्ते का बच्चा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन का एक सीधा सा मतलब ऐसा होता है कि नए ऑर्गेनिज्म का, नए ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना ऑफ देयर ओन काइंड। कैसा होता है, ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब किस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एकदम उसी की तरीके का होगा। अगर एलिफेंट का हो रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो एलिफेंट का होगा, ह्यूमन बींग्स का है तो ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो एकदम ह्यूमन बींग्स की तरह होंगे। मतलब कि अपने ही सेम तरीके के नए इंडिविजुअल्स को, नए लोगों को, नए जीवन को जन्म देना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। नया जन्म देना क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जरूरत क्यों पड़ी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल क्या किसी भी लिविंग थिंग्स की बात करें तो बेसिक नीड क्या है, दो ही चीजें होती हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। बेसिक नीड को हम कहते हैं, दो ही चीजें हैं सबसे बेसिक, जिसको हम कहते हैं फीडिंग एंड ब्रीडिंग। भाई खाना है, पेट भरना है और क्या करना है, हमारी जो स्पीशीज है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। नहीं तो आप खुद सोचो कि अगर ब्रीडिंग की प्रोसेस ना हो तो एक स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर कोई स्पीशीज है उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहना है कि वो कंटिन्यूअस रहे, उस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बना रहे, तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ब्रीडिंग करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, ताकि वो खत्म होने से पहले अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना करके जाए। कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हम अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना दिए जो हमारी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। कैसे कहते हैं कि भाई कोई तो वारिस होना चाहिए जो खानदान को आगे, खानदान का वंश होना चाहिए, वंशज होना चाहिए जो खानदान को आगे बढ़ा के लेके चले। तो ये तो सिर्फ खानदान की बात होगी, लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल बात करें तो रिप्रोडक्शन का मेन एम यही है कि वो क्या करता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिससे क्या हो कि कोई भी स्पीशीज जो है वो चलती आए, वो खत्म न हो, ठीक है। हम कहते हैं बहुत सी स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर्ड हो गई हैं, ऐसा है, वो गायब भी हो गई हैं। क्यों हो गई हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर हम इन्वायरमेंट के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो उनका फेवरेबल कंडीशन था, जो उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट था ब्रीडिंग करने के लिए, वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है और वो अच्छे से ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो है
बट वो नए ऑर्गेनिज्म को नहीं बना पाते हैं। और हमें पता है कि धरती पे जो जन्म लिया है उसका मृत्यु उसकी निश्चित है। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, भले किसी का 1 हफ्ते की हो, किसी की 2 महीने की हो, किसी की 3 महीने की हो, किसी की 2 साल की हो, किसी की 20 साल की हो, नो मैटर, लाइफ स्पैन जो होता है वो वेरी करता है। बट आपका लाइफ स्पैन फिक्स होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जन्म ले लिया तो अब आप अमर हो। अमर वाला केस जो हम इमॉर्टल कहते हैं, इमॉर्टल का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बट अभी क्या है कि लाइफ स्पैन सबके फिक्स होती है, तो वो तो अपना जो उसका लाइफ स्पैन फिक्स है उसके बाद तो उसको मरना है ही। तो उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देखिए आगे क्या है कि लाइफ स्पैन जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, क्या देख रहे हैं इस फिगर में हमें दिख रहा है कि एक छोटा सा बेबी है जो बड़ा हुआ एक अडल्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसकी एजिंग हुई और उसके बाद वो वहां पे खत्म हो जा रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, बर्थ के बाद, और बर्थ के बाद से लेके डेथ तक का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। मतलब आफ्टर बर्थ to death, जन्म के बाद से लेके मृत्यु तक का जो टाइम होता है इसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। जन्म हुआ और जब तक वो ऑर्गेनिज्म मर न जाए, इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसी को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो इस फिगर से भी हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जन्म हो रहा है, फिर जब तक वो मर नहीं जा रहा है तब तक ये पूरा जो पीरियड है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। और हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। हाँ, वो एक दूसरे से जरूर वैरी करता है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। अब मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे कि भाई लाइफ स्पैन होता तो है, तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, तो कैसे पता चलेगा कि किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो हम कह देंगे यार जो बड़ा दिखता है ना, हाथी तो बहुत बड़ा दिखता है तो हाथी का ज्यादा होता होगा, और जो छोटा सा दिखता है उसका कम होता होगा। तो नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए, आपको सीयूटी में जो भी चीजें पढ़नी है, अगर आप एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12, तो आपका सीयूटी क्लियर हो जाना है, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाना है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि हम अब 2 एग्जांपल लेते हैं, एक क्रो और एक पैरट, ठीक है। दोनों का साइज सेम है, क्रो और पैरट का साइज सेम होता है, लेकिन हम देखेंगे तो क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 10 से 20 साल, अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 साल इनका होता है। वहीं अगर हम पैरट की बात करेंगे तो पैरट का जो होता है वो 80 to 150 ईयर्स, ठीक है। साइज क्रो और पैरट का सेम है, बट अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो कौवा जो होता है या क्रो जो है वो 10 से 20 साल तक का उसका लाइफ स्पैन होता है, वहीं पैरट का जो होता है वो 80 to 150 ईयर्स। देखिए लाइफ स्पैन में हो सकता है आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिले, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी देखना, आप एनसीईआरटी को फॉलो करना है और इसको आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर जाओ। हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएं, किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए रहे, तो आप इसको याद कर जाओगे तो ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब याद करने का जो भी सिंपल ट्रिक्स आप अपना सकते हो, आप अपना के अपने लैंग्वेज में याद कर जाओ इसको। तो बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होता है वो तो हो गया उसका लाइफ स्पैन। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। यहाँ पे कुछ लाइफ स्पैन्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए हम काऊ की बात कर रहे हैं तो काऊ का है 18 to 22 ईयर्स। गाय जो होती है वो 18 से 22 साल तक का जीती है, ठीक। उसके बाद टर्टवाइज की बात कर रहे थे 80 to 120 ईयर्स। एलिफेंट की बात कर रहे थे 60 to 70 ईयर्स। क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं 70 to 100 ईयर्स। एक बटरफ्लाई की बात कर रहे थे, बहुत छोटी सी डेलिकेट सी होती है, ये 8 to 12 मंथ फिर भी जी जाती है। रोज की बात करें तो 5 to 7 ईयर्स। अभी क्रो का हमने देखा था 10 to 22 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद एक बनाना ट्री का देख रहे हैं तो 10 to 15 ईयर्स। फिर एक क्रिसमस ट्री को हम देख रहे हैं तो 100 to 200 ईयर्स।
पैरट का देखा ही था 80 to 150, और अगर एक हाउस फ्लाई का हम देख रहे हैं तो ये 28 डेज होते हैं। ये होता है लाइफ स्पैन। अभी में हमारे पास कुछ और भी लाइफ स्पैन से रिलेटेड एक चार्ट है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टर्टवाइज 100 to 150, रोज 5 to 7 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, बनियान ट्री 200 ईयर्स। ये आपका एक चार्ट है, और मैं हमेशा बार बार ये बात बोल रही हूँ कि लाइफ स्पैन का जो ईयर है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है। आप एनसीईआरटी को फॉलो करना, आप एनसीईआरटी से देखना, जो उसमें दिया होगा वही याद करना, और एग्जाम में आप वही टिक करोगे। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आने हैं तो जो एग्जाम में आप टिक करोगे वो आंसर आपके एनसीईआरटी वाले होने चाहिए, आप एनसीईआरटी वाले ही टिक करना। अब तो बात हो गई कि भाई लाइफ स्पैन क्या था, जन्म ले रहे थे और मर रहे थे, जन्म से मृत्यु तक का जो समय था उसको हम लाइफ स्पैन कह रहे थे। तो ये जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय जाता है, ये जन्म से मृत्यु तक का मतलब यहाँ पे बर्थ हो गया एंड ये डेथ हो गई हमारी। ये जो पूरा समय है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला फेज जो होता है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, देन सेकंड आता है मैच्योरिटी फेज, देन एजिंग, उसके बाद डेथ। जुवेनाइल फेज जो होता है इसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। और मैच्योरिटी इसको हम कह देते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। एजिंग पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। जुवेनाइल वो फेज होता है मतलब बर्थ से लेकर के जब रिप्रोडक्शन मतलब मैच्योरिटी जो हम लीड्स करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे एक बंदा या कोई ऑर्गेनिज्म पहुंचता है, जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए अब वो तैयार है, उसके वहां तक का जो स्टेज होता है वो क्या कहलाता है, जुवेनाइल फेज कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर करता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में, मतलब अब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। अब क्या कर सकता है, ये अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे बेबीज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो स्टेज जो आ जाती है वो मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। उसके बाद क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होता है ये भी एक स्टेज तक चलता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। अब एजिंग आती है, मतलब उम्र ढलना स्टार्ट होता है। ये पोस्ट मतलब रिप्रोडक्टिव के बाद वाली स्टेज आ जाती है कि अब क्या हो रहा है, अब एजिंग हो रहा है। कहते नहीं कि अरे यार अब तो हम बुढ़े हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो एजिंग वाली स्टेज है। और बुढ़े होते होते एक टाइम आता है जब हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, मतलब हमारी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारी कहानी खत्म। लेकिन हमारी कहानी तो खत्म हुई है, लेकिन हम क्या किए, अपनी कहानी को कंटिन्यू रखने के लिए अपने जैसे किसी यंग वंस को जो सेकंड स्टेज मैच्योरिटी है या रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसमें रिप्रोड्यूस करके गए हैं। ठीक है, तो पूरी जो हमारी लाइफ होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। आप सबसे सिंपल ये भी याद कर सकते हो, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, डेथ, और उसका दूसरा जो नाम है जुवेनाइल, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सेंसेशंस और डेथ। ये आपका 4 स्टेज है जिसमें हमारी पूरी लाइफ स्पैन जो होती है वो डिवाइडेड होती है। और इन 4 स्टेज का मतलब क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मेन, हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा बहुत सुंदर सुंदर सा फोटो दिख रहा है। अब आप सोचो, एक चीज इमेजिन करो कि यहाँ पे तो ये सुंदर सी औरत दिख रही है, इसका सुंदर सा बेबी भी है, एक एलिफेंट है और यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट भी सुंदर सा हमें दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए डॉग और उसके पपीज भी हमें बहुत क्यूट से दिख रहे हैं। सोचो कि ये ऐसे नहीं रहता, इसके साथ ये बेबी एलिफेंट रहता, ये चला जाता इसके साथ, तो क्या होता।
ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म कैन एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं हम, कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, प्रोसेस by which organism can produce young ones of their own kind। मतलब जैसा ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसा एक यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, यही प्रोसेस जो होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन क्या है, ये दो टाइप्स के होते हैं फर्दर। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वो अपने किसी वेजिटेटिव पार्ट से, सोमैटिक पार्ट से किसी नए इंडिविजुअल्स का, एक नए ऑर्गेनिज्म का अपने ही जैसे फॉर्मेशन कर देता है, तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर यही हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें प्रॉपर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, जिसके बाद दो पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स के गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जिनको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिससे एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये हमने देख लिया, कितने टाइप्स के ये होते हैं ये भी हमने देख लिया। तो ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है कि एक इंडिविजुअल है या एक ऑर्गेनिज्म है, उससे उसी के जैसा एक ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, तो क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, इतना सिंपल नहीं है। ये जब प्रोसेस होती है तो इसके दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया कि वो अपने ही जैसे किसी इंडिविजुअल्स को बनाता है ऑफ देयर ओन टाइप। ठीक है, क्यों बनाता है? लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, कंटिन्यूटी जो होती है लाइफ की मेंटेन करने के लिए वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है कि फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है लिविंग बींग का। हमने कहा फंडामेंटल कैरेक्टर्स है लिविंग बींग के, भाई कोई लिविंग बींग है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, ये हम मानते हैं। बट ये डिसाइडिंग कैरेक्टर नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो हम कहेंगे भाई ये लिविंग बींग्स है ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि कुछ जो होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं, या कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, कुछ ह्यूमन कपल्स जो होते हैं वो भी उनकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम की वजह से जो स्टेराइल होते हैं या अनफर्टाइल होते हैं, इनकी वजह से भी वो ऑर्गेनिज्म वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम कह देंगे कि भाई ये लिविंग बींग्स है ही नहीं। नहीं, वो लिविंग बींग्स हैं। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टर होता है, बट डिसाइडिंग कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे हमने ऑर्गेनिज्म की बात की तो हम म्यूल की बात करते हैं। ठीक है, म्यूल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं खच्चर। ये क्या करते हैं, सिर्फ सामान ढोने के लिए काम आते हैं, बाकी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेराइल होते हैं। इसी तरीके से इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि या तो ये म्यूल हुआ या तो वो ह्यूमन कपल जो है वो लिविंग नहीं है, ऐसा हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ये जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि जो प्रोसेस हो रही है उस दौरान क्या क्या होता है, कैसे वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, अगर मेरे जैसा कोई और बनाना है तो जो चीजें मेरे पास हैं वो चीजें उसके पास भी तो होनी चाहिए। जो चीजें मेरे पास हैं वो चीजें उसके पास भी तो होनी चाहिए, तभी तो मान लीजिए हम आलू का पराठा बना रहे हैं, तो आलू का पराठा बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें जरूरत पड़ती हैं, अगर हमें और आलू का पराठा बनाना तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होंगे, तभी तो हम बना सकते हैं। सेम उसी तरीके से जब एक ऑर्गेनिज्म से कोई ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं
कि उस ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करे, वो चीजें होनी चाहिए। तो क्या क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल्स। जो आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब की जरूरत पड़ती है सारे फंक्शंस को करने में, सारी एक्टिविटीज करने में, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म बन पाए। तो पहले क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें अपना न्यूक्लियस है, इसमें सारी चीजें हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसको क्या करना है, अब इसको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है। अब जब इसको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है तो जो भी चीजें इसके पास इंपॉर्टेंट हैं, लाइक आरएनए, प्रोटीन, जो भी चीजें हैं, मान लीजिए कि आरएनए है इसके पास या प्रोटीन है, जो भी चीजें हैं, ये क्या करेगा, इसको और सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा ताकि चीजें और ज्यादा बन जाए। जब वो सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, इस डीएनए का भी रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि कुछ डीएनए उसके पास रहेंगे, कुछ जो वो इंडिविजुअल नया बनाने वाला है उसको भी तो उसको देना है, तो इसके लिए वो उसका रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा और रेप्लिकेशन डीएनए का हो जाएगा। जब रेप्लिकेशन हो जाएगा डीएनए का और आरएनए, प्रोटीन सब कुछ बन ही गए हैं, वो रेप्लिकेशन कराने में भी हेल्प कर रहे हैं, और रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का, तो क्या होगा कि ये सारी चीजें जो बनी है ये डिवाइड करना स्टार्ट होंगी, ये डिवाइड हो जाएंगी। फिर उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका भी डिवीजन होगा, और ये क्या करेगा, चला दो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों के पास वो सारी चीजें हैं। मतलब एक वर्ड में अगर बोले तो क्या होगा, उसके बाद सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी। क्या होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। जब सेल डिवाइड कर जाएंगे, सेल डिवाइड कर गई, तो अब आप सोचो कि हम क्या थे, एक टाइम ऐसा था जब हम यूनिसेलुलर थे, हम एक ही सेल थे। अगर हमारे अंदर सेल्स डिवाइड नहीं करती, सेल्स का ग्रोथ नहीं होता, तो क्या हम उस यूनिसेलुलर जाइगोट से इतने बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो पाते? नहीं हो पाते। तो जब सेल का डिवीजन हो जाएगा तो उसके बाद सेल्स का ग्रोथ भी होगा। सेल क्या करेंगी, अब ग्रो करेंगी। जब ग्रोथ हो जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। सेल का ग्रोथ होना मतलब कि आपका ग्रोथ होना। एक इंडिविजुअल, मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। उस गैमेट में वो सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी जो हमें जरूरत है एक ऑर्गेनिज्म को, लाइक डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनएस, और जो भी चीजें की जरूरत है, साइटोप्लाज्म में जो भी चीजों की जरूरत है वो उसमें रहेगा। फिर वो क्या करेंगे, जब वो फ्यूज करेंगे तो एक यूनिसेलुलर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब एक यूनिसेलुलर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जब एक यूनिसेलुलर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो इस जाइगोट में अब सेल डिवीजन होगा, ढेर सारी सेल्स डिवाइड करेंगी। जब ये ढेर सारी सेल्स डिवाइड करेंगी तो फिर इसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो कौन सी सेल्स को कौन सा ऑर्गन बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें डिसाइड हो करके पूरा आपको ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब एक बेबी बन जाएगा। फिर वो बेबी का और सेल्स डिवाइड करेंगे, उसमें उस बेबी का और ग्रोथ होगा। और अभी हमने पढ़ा जब ये ग्रोथ हो रहा है तो ये कौन सा फेज होगा, ये जुवेनाइल फेज होगा, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगा। जब ग्रोथ होगा तो उसके बाद वो किस में एंटर करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा। और वो क्या करेगा, वो फिर अब वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा, जिससे अब वो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा और इस रिप्रोडक्टिव यूनिट से फिर वो क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी तरीके से ये पूरी साइकिल जो है एक चलती रहती है। क्लियर है? इसी तरीके से ये पूरी साइकिल एक जो है आपकी चलती रहती है। क्या है साइकिल, अभी मैं आपको दिखा देती हूं। देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाया। ठीक है, इस रिप्रोडक्टिव यूनिट से किसी यंग वंस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये यंग वंस जो है इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा तो एक टाइम आएगा जब ये मैच्योरिटी पे पहुंचेगा और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन करेगा। ग्रोथ होकर के ये ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो रिप्रोडक्टिव यूनिट से कोई नया यंग वंस होगा, फिर उसमें ग्रोथ होगा, फिर वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है,
ये लाइफ साइकिल जो है ये आप ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, आप देखिए दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होंगे, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और इसमें क्या होंगे, टू पेरेंट्स। इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन may or may not occur, may not occur, और इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगा, बट इसमें जो होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये स्लो प्रोसेस होती है, इसका रेट जो होता है वो स्लो होता है, बट इधर क्या होता है, रेट जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ये कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे और इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा आता है, जिसकी वजह से ये इवोल्यूशन में रोल प्ले करता है। वहीं इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको हम कहते हैं क्लोन। क्लोन बोले तो एग्जैक्ट कॉपी। तो इसमें एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसके लिए क्या होता है, इसमें वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, और वेरिएशन बहुत कम होते हैं इसीलिए ये इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं और इसमें वेरिएशंस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, एक ही इंडिविजुअल है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो डिवाइड हो जा रहा है, दो में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक ही है तो कोई चेंज आने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, दो ऑर्गेनिज्म आकर के मिल रहे हैं, तो कुछ इस ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, कुछ इस ऑर्गेनिज्म का। जब दो चीजें मिलती हैं तो कुछ ना कुछ नया बनता है। ठीक है, आप सिंपल कलर का एग्जांपल ले सकते हो कि जब हम किसी दो कलर को आपस में मिलाते हैं तो कोई नया कलर बन के आता है। हाँ, उसमें उसका भी अंश होता है, शेड्स जो होंगे वो हमें दिखेंगे, जो दो कलर हमने मिलाया है उसकी तरह भी शेड्स आएंगे, बट कुछ नया आता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए यहाँ पे वेरिएशन का चांस ज्यादा होता है, जो आपको इवोल्यूशन में हेल्प करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के, इसलिए हम उनको कहते हैं कि क्लोन। एक वर्ड आता है, इसीलिए इनके लिए एक वर्ड आता है कि क्लोन। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो क्लोन क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको हम क्लोन कहते हैं। क्यों क्लोन कहते हैं? क्योंकि वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कह देते हैं, क्लोन। ठीक है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैक्सिमम केस में तो हम देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन हनी बी वाला एग्जांपल आपको याद है, हनी बी वाला एग्जांपल आपको याद होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्टिलाइजेशन से जो फीमेल्स बनती हैं वो क्वीन बनती हैं, और जो फर्टिलाइजेशन से फीमेल्स मतलब जो ड्रोन्स बनते हैं वो फर्टिलाइजेशन से नहीं बनते हैं, लेकिन गैमेट बनता है। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशंस नहीं होते हैं। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये क्या है, एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए बहुत स्लो स्पीड से चलती है, और एक बार में लार्ज नंबर, बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन नहीं करता है, बल्कि वही एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है इसका रेट जो होता है वो फास्ट होता है, और एक बार में ही ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक डिफरेंस एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में।
अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं, लाइक यूनिसेलुलर में क्या है, मल्टीसेलुलर में क्या है, मल्टीसेलुलर में जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है, कितने मेथड्स कौन कौन से, फिर उसके बाद जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें कौन सा नेचुरल मेथड है, कौन सा आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब जिसको हम कराते हैं इंटेंसली वो आर्टिफिशियल मेथड में आ जाएगा, वो सारी चीजों को देखते हैं। ठीक, तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिंपल और लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मतलब सिंपल प्रोसेस है भाई, कोई है वो 2 में डिवाइड हो गया तो हो गया, बहुत सिंपल सी प्रोसेस होती है और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं होती है एसेक्सुअल में। फिर उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी मैंने बताया कम टाइम लेगा, इसका रेट फास्ट होता है, इसके लिए टाइम जो होता है ये कम लेता है और एक बार में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनाने के लिए ये कैपेबल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए एक चार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी बेसिस पे चीजों को पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि हम देखेंगे लाइक मान लीजिए क्या होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली क्या होता है, वो हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए या जो हायर प्लांट्स हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, ये सारे जो हैं ये मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ओके सॉरी, तो जो एसेक्सुअल है वो दोनों में होगा, यूनिसेलुलर्स में भी होंगे और मल्टीसेलुलर्स में भी होंगे। यूनिसेलुलर्स में कौन आ जाएंगे, हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं वो जनरली कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, वो फिजन से। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। 2 वर्ड होता है, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है टूटना, टूटना, ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। देखिए यूनिटी आपको पता है, यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो एफ के बाद यू आ रहा है, तो यू मतलब यूनिटी, मतलब इसमें जुड़ रहा है और इसमें टूट रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, फ्यूजन का कोई काम नहीं है, हमें फिजन का काम है। फिजन का मतलब होता है टूटना, मतलब कोई पेरेंट सेल है वो क्या करे, टूट करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एक पेरेंट सेल है वो टूटे और टूट करके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं फिजन। अब ये फिजन कई तरीके से हो सकता है, ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, या किसी भी प्लेन से टूट करके एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब क्या है फिजन जो होता है, ये ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जनरली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन सा प्रोसेस करते हैं, ये फिजन का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होती है, जो पेरेंट्स बॉडी होती है वो टूट करके डॉटर न्यूक्लियाई में या डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? अब देखिए मल्टीसेलुलर में अगर हम आते हैं तो मल्टीसेलुलर में 2 कैटेगरी हो जाती है, एक तो हमारी लोअर ऑर्गेनिज्म की और दूसरी क्या हो जाती है, हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी होती है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्या हो सकता है, कोनिडिया से हो सकता है, बडिंग हो सकता है, जैम्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, या जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। कोनिडिया जो है वो पेनिसिलियम वगैरह में हो जाता है, लाइक कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे फंजाई जो होते हैं, मान लीजिए है इसमें ऐसे कोनिडियस का फॉर्मेशन हो गया और ये कर लेते हैं। ठीक है, बडिंग मतलब कोई भी प्लांट है उसमें बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे हाइड्रा हम बेस्ट एग्जांपल इसका लेते हैं, उसमें क्या होगा, बर्ड्स डेवलप होंगे, फिर वो बर्ड्स डीअटैच होकर के नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से जैम्यूल्स होता है, जैम्यूल्स को हम कहते हैं इंटरनल बडिंग, होता ये भी बर्ड की तरह ही है लेकिन ये बॉडी के अंदर होता है। क्या है सब देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जूस्पोर्स जो होते हैं ये एल्गी में होते हैं। फिर उसी तरीके से अगर हायर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो रनर, सकस, ट्यूबर, राइजोम, लीफ, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिससे क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो हो पाता है। तो चलिए एक एक करके सबको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे हो रहा है। यूनिसेलुलर फिजन के प्रोसेस होती है फेवरेबल कंडीशन में। मान लीजिए कंडीशन फेवरेबल है, जितना उनको फूड चाहिए वो मिल रहा है, जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो है, कंडीशन उनके मुताबिक है, फेवरेबल है,
तो वो सिंपल सा फिजन का प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए ये कोई अमीबा है, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये कुछ नहीं करेगा, ये सिंपली क्या करेगा, 2 में टूट जाएगा। ठीक है, 2 में टूट करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना लिया, मतलब कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई। अभी आपको याद होगा कि जब मैं रिप्रोडक्शन नॉर्मल बात कर रही थी तो मैंने कहा कि क्या होता है कि सेल्स डिवाइड होती हैं, और सेल्स डिवाइड होती हैं, फिर उसमें ग्रोथ होता है, फिर उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं, फिर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म कह लीजिए या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द सिमिलर प्रोसेस। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज द सिमिलर प्रोसेस। कैसे सिमिलर प्रोसेस है? ग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं, जब ज्यादा से ज्यादा सेल्स डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन क्या है, एक सिमिलर प्रोसेस है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। आप ये वाला एग्जांपल देखो, क्या था, एक अमीबा था जिसको हम पेरेंट सेल कह रहे हैं, ये क्या किया, बस टूट गया। तो हम हायर ऑर्गेनिज्म में सेल से एक सेल से 2 सेल्स को बनने को हम सिंपल कहते हैं सेल डिवीजन हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल्स डिवाइड करिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवाइड करना का मतलब ही हो गया कि रिप्रोडक्शन हो गया, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए। कैसे बने, सेल के डिवीजन से बने। तो यहाँ पे ये जो है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये एक सिमिलर प्रोसेस है, इन दोनों को हम कहते हैं कि सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही चीज है। अगर सेल का डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन हो जा रहा है। तो ये तो बात रही कि फेवरेबल कंडीशन में, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो एक फिजन की प्रोसेस होगी, सेल जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगी और हमारा जो है एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो गई। लेकिन तब क्या होगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, जब कंडीशन उनके मुताबिक नहीं होगी, तब क्या होगा, तो उस टाइम में ये क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरुलेशन वाली प्रोसेस होगी, मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो टूट टूट करके स्पोर्स के अंदर उसके ऊपर एक कवरिंग, आउटर कवरिंग बन जाएगी जिसको हम सिस्ट कहते हैं, वो हो जाएगा और उसके अंदर वो पड़ी रहेंगी। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, सिस्ट वॉल जो होगी वो टूट जाएगी, वो रप्चर कर जाएगी और जितने भी अंदर स्पोर्स बने हैं वो बाहर आ जाएंगे और वो अपने नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बात हो गई, जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो वो फिजन से रिप्रोड्यूस करेंगे और जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अपनी करेंगे। देखिए, यही हम बात कर रहे थे, अमीबा की बात कर रहे हैं। तो अमीबा में क्या होता है, हम कहते हैं बाइनरी फिजन। फिजन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो बाइनरी फिजन हो रहा है। कैसा हो रहा है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब होता है 2। तो जो फिजन हो रहा है उसके बाद जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई। एक जो पेरेंट सेल है वो जब 2 में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन। मतलब जो पेरेंट सेल है उससे क्या हो रहा है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। मतलब फिजन तो हो रहा है लेकिन कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इसलिए उसको हम बाइनरी फिजन कह रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये अमीबा का एग्जाम्पल है। पहला फिगर आप देखो, इसको हम कह रहे हैं पेरेंट अमीबा। ये कौन है, एक पेरेंट अमीबा है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स को बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो इलोंगेट। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर है। अब इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो पहले मान लीजिए ये सर्कुलर न्यूक्लियस जो था ऐसे, ये क्या होगा, ऐसे इलोंगेशन शो करेगा। ठीक है, इलोंगेशन होते होते एक टाइम आएगा कि ये जो यहाँ पे बना है ये इनवेजिनेशन और पास पास आएंगे, ऐसे हो जाएंगे और ये क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस में टूट जाएगा। जब ये 2 न्यूक्लियस में टूट जाएंगे तो इनका सेल वॉल जो आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, इसमें भी आपको इनवेजिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब वो अंदर की तरफ धस रहे हैं, यहाँ पे और धस रहे हैं। एक टाइम आएगा कि जब ये पूरी तरीके से धस जाएंगे और ऐसे टच हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है बाइनरी फिजन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फिजन हो रहा है वो किसी भी प्लेन से हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ट्रांसवर्स हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ये किसी भी प्लेन से हो सकता है। बाइनरी फिजन जो अमीबा में होता है ये किसी भी प्लेन से बाइनरी फिजन हो रहा है, इसमें कोई प्लेन डिसाइड नहीं है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि एनी प्लेन
बाइनरी फिजन जो होता है या फिजन की जो प्रोसेस होती है एनी प्लेन से, किसी भी प्लेन से जिसमें कोई प्लेन डिसाइड ना हो कि लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, तो वो उसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप बताओगे बाइनरी, सॉरी अमीबा। या मान लीजिए पूछता है कि अमीबा में जो फिजन होता है वो कौन सा टाइप का होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ऑब्लिक या एनी प्लेन। तो आप डालोगे एनी, मतलब इसमें किसी भी प्लेन से होता है। बस क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएंगी और यहाँ पे ये प्रोसेस हो जाएंगे। और हमको पता है कि फिजन कब करते हैं ये, जब कंडीशन फेवरेबल होती है। कब करते हैं फिजन, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये फिजन की प्रोसेस करते हैं। आप देखिए यहां पे भी क्या हो रहा है, हो तो रहा है बाइनरी फिजन ही, लेकिन कौन सा बाइनरी फिजन है, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन वाला बाइनरी फिजन है। ठीक है, बाइनरी फिजन क्यों है, क्योंकि एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये बाइनरी फिजन है। लेकिन यहाँ पे प्लेन डिसाइडेड है, जो आपका बाइनरी फिजन होगा जहां से बॉडी को टूटनी है वो प्लेन कौन सा प्लेन होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होगा। और ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन किसमें होता है, लाइक प्रोटोजोआस में होता है। यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेजिनेशन जो है वो यहां से होगी और ये क्या करेगा कि इसमें कन्वर्ट, देखिए पहले एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होंगे ये 2 कन्वर्ट होंगे, यहाँ से एक नई फ्लैजिला बनना स्टार्ट होगी। फिर न्यूक्लियस का भी ऐसे ही डिवीजन होगा जैसे अभी इसके पहले हमने बताया था। अब क्या है, 2 फ्लैजिला, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इसका जो सेल या वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, इन्वेजिनेट करेगा और ये क्या करेगा, टूट करके 2 अलग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स किस में हो रहा है, ये पैरामीशियम में होता है। ये भी है बाइनरी फिजन ही, क्यों, क्योंकि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो है बाइनरी फिजन ही। लेकिन ये किसका एग्जांपल है, ये ट्रांसवर्स का है। किसका है, ट्रांसवर्स प्लेन का। इसमें ट्रांसवर्स प्लेन से चीजें हो रही हैं। तो इसमें हमको पता है कि पैरामीशियम में 2 होते हैं, माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस जो है, जो दोनों होंगे, एक ए माइटोटिकली डिवाइड करेगा, फिर दूसरा जो होगा वो मैक्रो जो होगा वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। फिर डिवाइड करके जब ये 2 में, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये मैक्रो न्यूक्लियस है, ये माइक्रो न्यूक्लियस है सॉरी, इन दोनों में डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। डिवाइड जब कर जाएंगे तो देखिए 2, इसमें भी मेगा और माइक्रो दोनों हो गए हैं, इसमें भी। फिर उसके बाद इसमें ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा जिससे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और 2 डॉटर सेल्स में 2 डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक शॉर्ट रिवीजन था। आपको इससे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है तब कंप्लीट हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ और अपनी तैयारी आप करते रहिए। मई में ही आपको एग्जाम देना है, अभी आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो आप 12th को अगर अच्छे से कवर करते हो तो आपको CUT में पूरी प्रॉपर हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे हैं ही। थैंक यू।